असल में है क्या कि उनको एक फोबिया हो गया है। जिस प्रकार से अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 12 से 17 तक रहे और वहाँ उनके रहते हुए उनके संरक्षण में जिस प्रकार से माफियाओं का कब्जा, गुंडों का कब्जा, पालतू अपराधियों का कब्जा, थाने उनके पालतू अपराधियों के द्वारा चलाए जाने का काम हुआ, संगठित रूप से अपराध होने का काम हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वही सब उन्हें प्रदर्शित दिखाई पड़ता है। अपना जो कारगुजारियाँ करते रहे और आज सोते जगते वही दिन भर क्रिटिसाइज गलत और सही करने की उनकी आदत पड़ गई है। मैं समझता हूँ चश्मा बदलना चाहिए उन्हें, चश्मा बदल के सही तरीके से जो कार्य हो रहे हैं उस पर सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करें और जहाँ सुझाव देने हैं सरकार सहमत है, स्वीकार करेगी उनके सकारात्मक और रचनात्मक कहीं कोई आवश्यक सुझाव आएंगे वो उन्हें करना चाहिए। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। अच्छा, आप भी जानते हो अगर कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी तो लाभवान किसका होना है, सारे लोग जानते हैं। लाभवान विपक्ष में ही आपस में किसी का हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस का ही बिखरा हुआ वोट समाजवादी पार्टी लिए है, कांग्रेस का ही दलित समाज का बिखरा हुआ वोट बहुजन समाज पार्टी पे है। यदि ये कांग्रेस, इसलिए ये लोग आपस में चाहे जो करें, इसलिए किसी को टांग खिंचाई कर रहा है, कहीं कोई बधाई संदेश दे भेज के चुप बैठ जा रहा है। असली कारण जो भयभीत अंदर से भय है वो कांग्रेस से इन दोनों लोगों को है, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। अगर कोई खतरा कांग्रेस के मजबूत होने से इन लोगों के लिए, हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हम लोगों के लिए 17-19 इसमें दोनों भाई एक साथ रहे और बुआ भतीजी एक साथ, बुआ और भतीजा एक साथ मिलकर रहे हैं और उसके परिणाम आपने देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो राहुल गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी की जगहों पर यात्रा नहीं की, तो क्या वजह मानते हैं आप इसको? ये वजह तो बहुत जाने, लेकिन चूंकि हो सकता है उन्हें लगता हो कि जन समर्थन नहीं मिलेगा, या हो सकता है अन्य कोई काट रहे हों, या हो सकता है क्योंकि अंदर अंदर इन लोगों की वार्ता हुई हो। ये लोग जाने, इनका आपस में विपक्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे इसका कोई उत्तर प्रदेश में असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैनपुरी लोकसभा के जीत से सपा बड़ी उत्साहित है, वो कह रही है अब तो हमारा काम हो गया। जैसे तो उनकी सीट थी जी, उन्हें एक श्रद्धांजलि सब लोगों ने दी, तो वहाँ की जनता ने भी श्रद्धांजलि दे दी है। जी, जी। लेकिन ये श्रद्धांजलि 2024 से पहले के लिए है। अच्छा, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। संघ के लोगों ने भी इस यात्रा की तारीफ करी है और ट्रस्ट के जो प्रमुख है चंपत राय, जिन्होंने भी कहा है कि अगर एक युवा निकल रहा है तो उसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? आप मानते हैं कि हम तो विरोध कर नहीं रहे। अगर देखिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सभी को अपना, सभी पार्टियों को अपना अपना जनता के बीच में जाकर के पक्ष रखने का अधिकार है, चाहे वो यात्रा के रूप में रखें या अन्य व्यवस्थाओं के तहत जनता के बीच में जाएं, अपनी नीतियों को लेकर के, अपने परफेक्शन को लेकर, उपलब्धियों को लेकर, भविष्य की योजनाओं को लेकर, सब तो आगे तो जा रहे हैं। हम लोग कहाँ प्रति है। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री जी मुंबई गए थे, वहाँ उन्होंने बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया है। विपक्ष कह रहा है कि वो बुलडोजर जो तहस नहस करता हो वो शांति का प्रतीक कैसे हो सकता है? वो बुलडोजर गुंडों की छाती पे ठीक करता है। जैसे 2014 से लेकर 2012 से 17 तक का जो उत्तर प्रदेश का बिगड़ा हुआ वातावरण था, गुंडई का वातावरण था, अपराधियों का वातावरण था, संगठित अपराधों का वातावरण, उसको ठीक करने का काम बुलडोजर ने किया है। तो ये शांति का प्रतीक निश्चित रूप से है। आज बड़े बड़े माफिया जो ठीक नहीं हो रहे थे, जिनके इशारे पर शासन, सत्ता और सत्ता परिवर्तन हुआ करते थे, वो आज माफिया बिल्कुल या तो जेल के अंदर है या ठीक हो गए। बुलडोजर ने ठीक किए हैं। माफिया की एक पत्नी इलाहाबाद से बीएसपी में शामिल हुई है, मेयर का टिकट भी दिया जा रहा है। अच्छा, जो तो ये इस तरह के लोग तो कहाँ जाएंगे? बसपा में जाएंगे, सपा में जाएंगे। अच्छा, लोकसभा मिशन को देखते हुए सरकार ने मंत्रियों को सभी जिलों में जाने के लिए कहा गया, 2-2 जिले आवंटित किए हैं। लोकसभा आप भी को भी 2 जिले मिले होंगे, आप जाएंगे किस तरह योजनाओं को? नहीं, वो केंद्रीय मंत्रियों को 2 जिले दिए गए, केंद्रीय मंत्रियों को, स्टेट वालों को नहीं है। केंद्रीय मतलब पहले से ही है। आज शायद आपने पढ़ा भी होगा, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो टीम गई थी और प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी आया है कि पिछले जो निवेश के एमओयू हुए थे उसमें 4 लाख से अधिक धनराशि के एमओयू की धरातल पर उतरे हैं, उस पर काम हुआ है। आज आया है, सरकार की ओर से ही आया है, अधिकृत बयान है। तो हवा में झूठ कहने से वो सच नहीं हो जाएगा। धरातल पर जो चीज़ें उतरेंगी या उतर रही हैं या उतरी हैं उन पर दिखाई पड़ेगा। और आगे भी मैं समझता हूँ जो एमओयू होंगे और जब धरातल पर उनका काम शुरू होगा तो दिखाई पड़ेगा। और खास बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश एयर कनेक्टिविटी के द्वारा, रोड कनेक्टिविटी के द्वारा और अब जल कनेक्टिविटी के द्वारा, जिस प्रकार से एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है, जिस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी में इंटरनेशनल 5-5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, जहाँ डोमेस्टिक हमारे एयरपोर्ट भी लगभग 10 तैयारी की स्थिति में या चालू हालत में है। और 13 तारीख को आदरणीय
मोदी जी बनारस में आकर के स्वयं वाराणसी से डिब्रूगढ़ का जल पोत रवाना कर रहे हैं, तो जल परिवहन का ये मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, एक उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम हुआ है। उससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, प्रदेश की साख बढ़ी है, और उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य कहा जाता था वो अब हिंदुस्तान की ग्रोथ इंजन का इंजन बनने का अपना नए साकार रूप में आ सका है। ऐसा मुझे विश्वास है, और मुझे लगता है कि ये जो 5 साल दूसरा कार्यकाल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। सर देखिए, सरकार ने 25 विभागों को, जिसमें पर्यटन भी शामिल है, नई पॉलिसी दी है, और नई औद्योगिक पॉलिसी हमने, अगर मैं एक पॉलिसी को उदाहरण के तौर पर, पर्यटन वाली पॉलिसी 2022 जो आई है, इसी दिसंबर में लागू हमने की है। पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं, उन सब स्टेट में जो बेस्ट पॉलिसी थी, उनमें से जो जो अच्छी चीज़ें थी, सबको जोड़ते हुए हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पॉलिसी पर्यटन की 2022 आई है, जिसमें चाहे 5 स्टार होटल से लेके छोटे होटलों तक की बात हो, हमारे जो विभिन्न तीर्थ स्थल है उनको डेवलप करने की बात हो, या अन्य न, उसमें हम लोग इंसेंटिव दिए हैं, सब्सिडी दी है, सुविधा दी है, बैंक का लोन लेने पे इंटर सब्सिडी दी है। आप पढ़ेंगे तो लगेगा ऐसे ही तमाम विभागों को हम लोग आवश्यक अपेक्षित सुविधाएं, संसाधन, उनकी सब्सिडी, इंसेंटिव, लैंड बैंक, हमारे पास बहुत बड़े लैंड बैंक हैं जिसमें इंडस्ट्री डेवलप होगी, वो भी शहर बिना किसी अड़ंगेबाजी के हम लोग दे रहे हैं। तो जब व्यवस्था दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, और उससे आकर्षित हो रहे हैं निवेशक, और उसी के कारण यहाँ उनका मन बना है। अच्छा, जिस तरह इटावा की बात की है, कई सारे एक्सप्रेसवे यहाँ पे हम रहे हैं, तो पर्यटन को लेकर, इटावा को लेकर क्या प्लानिंग है? क्योंकि आगरा और कानपुर 2 पर्यटन स्थल हैं, तो यहाँ क्या बढ़ाने को लेकर प्लानिंग? अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। अभी जसवंत नगर में 4 करोड़ 90 लाख रुपया, वहाँ के रामलीला मैदान पे सब काम चल रहा है। अब जाके देखें, वो रामलीला मैदान की बाउंड्री, उसका मंच, उसकी सारी जन सुविधाएं, वो लेकर 4 करोड़ 90 लाख का प्रोजेक्ट हमने जसवंत नगर रामलीला मैदान के लिए दिया है। 1 करोड़ रुपया सरसई नावर वाला मंदिर का दिया है। आपके शहर में नीलकंठ महादेव के लिए अगले हफ्ते हमारी टीम आ रही है, आपके सामने ही वेट करेगी, उसका प्रोजेक्ट बना, जितने का प्रोजेक्ट बनेगा उसका भी पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का हम काम करेंगे। यहाँ आपका पक्का तालाब है जो आपका है, इसको भी हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपया उसके सौंदर्यीकरण के लिए, पक्के तालाब के चौड़ाई के तालाब के लिए, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए अमृत सरोवर में उसके लिए भी दिया है। और इसके अलावा आपका जो नाइट सफारी है, अन्य अन्य जो चीज़ें हैं, इन सबको पर्यटकों की दृष्टि से और उपयोगी बनाने के लिए और आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया है। इको टूरिज्म बोर्ड के गठन के बाद करीब 10 विभाग उसमें, उसका नोडल विभाग हमारा पर्यटन है, अन्य 9 विभाग उसमें शामिल हैं, वन विभाग भी है उसमें। तो वन विभाग का ये चूँकि उसी के अंतर्गत है आपका सफारी, तो वो भी इसी इको टूरिज्म बोर्ड में शामिल है। तो इन सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वो इटावा नाइट सफारी हो, या कतरनिया घाट वाला हो, या अन्य जितने भी वन्य प्राणी उद्योग हों, हमारा ये मैनपुरी का समान पक्षी विहार हो, एटा का पटना पक्षी विहार हो, इस तरह के हम लोगों ने कुछ स्थल चयनित किए हैं जिनको और डेवलप करेंगे और आकर्षक बनाएंगे, जो जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। सफारी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ बजट की बहुत भारी कमी है, और वो पिछले ये कह रहे हैं, मतलब वहाँ लोगों की ये शिकायत है कि जब से सरकार पलटी है एक भी पैसा सर उसको नहीं मिला है। देखिए, अब तक वन विभाग का था, हाँ, लेकिन अब इसी के लिए जो इस तरह की जो कमियां थी कि वन विभागों ने संरक्षण नहीं कर पा रहा, या धन अभाव या बेड की कमी से कोई दिक्कत आ रही थी, इसीलिए अब हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड बनाया है। अच्छा, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया है, जिसमें 10 विभागों के मंत्री, उनके प्रमुख सचिव और अन्य पूरा बोर्ड है। उसमें सारे को कहीं भी धन की कोई कमी नहीं होगी। सारी व्यवस्थाएं पर्यटन की दृष्टि से उनको समुचित रूप से रख रखा, उनकी व्यवस्था, यदि कमियां हैं तो उनको वो तो पूरा का पूरा टीम बना करके उसमें विशेषज्ञ रखे हैं उन्हें, अलग अलग विशेषज्ञ, इसके प्राकृतिक रूप से अलग, कुछ प्रोफेसर से अलग, फॉरेस्ट वाले कुछ अलग, इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ रखे हैं जो अपनी राय देंगे, और उनकी राय के मुताबिक उस पर हम लोग। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आयोजित है, जिसमें 16 देशों का दौरा 8 मंत्री समूहों के द्वारा
दिसंबर के महीने में किया गया है, वो लगभग 7.5 लाख करोड़ के MOU उसके लिए साइन हुए हैं। 2 दिन के दौरे पे अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बॉम्बे गए थे, कल वापस लौटे हैं। वहाँ भी लगभग 5 लाख करोड़ के MOU पे सहमति बनी है, जो प्रदेश में निवेश होने के लिए विभिन्न औद्योगिक समूह, विभिन्न कंपनियों के द्वारा किया जाए। कुल मिला के अब तक लगभग 12.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी के लिए MOU साइन हुआ है। और हम समझते हैं ये ऐतिहासिक क्षण होंगे जब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा निवेश होने के बाद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम हो सकेगा। खास बात यह है कि जहाँ एक और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उत्तर प्रदेश को गुंडई, दबंगई, जमीनों पर कब्जे, अवैध वसूली, चौथ वसूली, अवैध उद्योग के लिए जाना जाता था, वहाँ 17 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के मामले में हो, या व्यवसायिक सरलीकरण की बात हो, लाल फीताशाही पर विराम लगाने की बात हो, या अन्य तरीके से निवेश के लिए एक वातावरण बनने का काम हुआ है। और उसी का परिणाम है कि राजनीतिक स्थिरता आने के बाद, निवेश का वातावरण बनने के बाद, विभिन्न देशों के लोग हों या अपने राष्ट्रीय पटल पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की छवि एक बेस्ट डेस्टिनेशन के लिए बनी है, जहां विभिन्न निवेशक अपना उद्योग लगा करके यहाँ निवेश करने के लिए चाहत रखते हैं। तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी है। लेकिन आज भी तमाम लोग जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको स्वागत करना चाहिए इस चीज़ का। राजनीति होती रहेगी, सरकारें आती रहती हैं, जनता उसका तय करती है। लेकिन यदि प्रदेश तरक्की करेगा, प्रदेश के रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो हम समझते हैं उससे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको उसके लिए खुशी होनी चाहिए। और किसी भी रचनात्मक और विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ अच्छे काम हो वहाँ प्रोत्साहित करने का काम करें। अगर कहीं उनको लगता है गड़बड़ हो रहा है तो वहाँ अपने अच्छे सुझाव देने का काम करें। ये किसी भी सकारात्मक विपक्ष की पहली भूमिका होनी चाहिए। लेकिन जहाँ एक और निवेश आ रहा है, प्रदेश के लिए काम हो रहा है, उसके बावजूद अखिलेश जी इस तरह की जो टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं समझता हूँ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वो अच्छी परंपरा नहीं है।